पॉलिटी के हम 500 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इन 500 जो क्वेश्चन होंगे अगर उनको आप कर लेते हैं और इनकी व्याख्या समझ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न है वो पॉलिटी से गलत नहीं होगा, चाहे आप यूपीएससी में बैठ रहे हो चाहे आप स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो। आज का जो पहला प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान में कौन सा कथन संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताने हैं कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है वो है संविधान सभा में कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अगला है संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष थे लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। संविधान सभा ने एक अस्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अगला फोर्थ, कुछ संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुए थे। आपको बताना है इनमें से दो और पहला ऑप्शन है 2 और 3 सही है कि 3 और 4 सही है कि 1 और 4 या फिर 2 और 3, बताइए। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 और 4 सही हैं। 3 और 4 कौन कौन से कि संविधान सभा ने एक अस्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया, ये सही बात है। और कुछ संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुए थे, तो ये भी सही बात है। कौन कौन सी, नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों सही है। और 1 और 2 क्यों सही नहीं है उसको भी हम देख लें, क्योंकि आपको इजीली 4 पॉइंट पता पड़ जाएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण से। चलिए उनको भी देखते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि संविधान सभा में रियासतों को भी प्रतिनिधित्व था। अब ऐसा नहीं था कि रियासतों का उसमें कोई मतलब इंटरफेयर नहीं था, उसमें रियासतें भी उनका भी कुछ अलग प्रतिनिधित्व था। कथन 2 गलत है, मगर वो क्यों गलत है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव था। शेष कथन सही है। देखो अब इसमें क्या बोला 2 में कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष थे, मगर सही बात क्या है कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला भी कुछ संविधान सभा पर ही है। पहला कथन है कि संविधान सभा में रियासतों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया था। संविधान सभा में जो रियासतों से जो आए थे उनको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था। अगला कथन है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जो ब्रिटिश के जो भारतीय प्रांत थे मद्रास और मुंबई में और भी थे बंगाल, संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आए थे वो या नहीं आए थे, आपको ये कथन बताना है। अगला और लास्ट कथन है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड और आंशिक रूप से नामांकित निकाय बनाने की योजना थी। आपको ये 3 पॉइंट नीचे बताना है, उपयुक्त में से कौन सा ऑब्लिक से गलत हैं। सही नहीं बताने, गलत हैं। पहला 1 और 2 गलत हैं, या बी केवल 1, सी केवल 1 और 3, डी और लास्ट केवल 3। चलिए सोचिए कौन सा हो सकता है गलत। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो केवल 1 गलत है। क्यों गलत है उसको भी देखेंगे, 2 जो सही है उनको देख लें। नंबर 2 कह रहा है कथन के ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जो ब्रिटिश के भारतीय प्रांत थे वो संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। देखिए समझिए कि ब्रिटिश जो भारतीय प्रांत थे उनको एक अलग से शक्ति दे दी गई थी कि वो चाहें तो संविधान सभा में चाहे अपने राजा या वो खुद ही आए या उनका मंत्री कोई भी आ सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड था। तो ये बात बिल्कुल सही है।
लास्ट और तीसरा कि संविधान सभा को आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित के रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित बनाने की योजना थी। ये दोनों बात सही है। ये गलत क्यों है उसको भी देख लें। ये गलत है क्योंकि संविधान सभा में रियासतों से मनोनीत सदस्य शामिल थे। जो देशी रियासतें थीं उनसे सिर्फ मनोनीत सदस्य आ सकते थे। ठीक, तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने, तीनों पॉइंट देख ले। संविधान सभा में रियासतों से प्रत्यक्ष निर्वाचित हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मनोनीत हुए थे। नंबर 2, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और थर्ड है वो संविधान सभा को आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित और आंशिक रूप से निकाय नामांकित निकाय बनाने की योजना थी। आपको तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे, नहीं हो गए तो दोबारा से फिर देख लेंगे तब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। नंबर 1 है संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन संविधान के सभी प्रावधान इस तारीख को लागू नहीं हुए थे। पहला कथन। दूसरा कथन है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ की तारीख के रूप में माना जाता है। आपको बताना है ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी ना तो 1 और ना ही 2। दोनों कथन को आप सही से पढ़ें। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन संविधान के सभी प्रावधान इस तारीख को लागू नहीं हुए थे। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रारंभ की तारीख के रूप में माना जाता है। आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी दोनों ही सही हैं। ठीक, दोनों ही। आपको पता है कि कुछ नागरिकता के जो अधिकार थे वो अनुच्छेद थे वो पहले ही लागू कर दिए थे 26 नवंबर 1949 से पहले। ठीक है, और ये 26 जनवरी 1950 को इसको प्रारंभ की तारीख मानते हैं। ये तो हो गया होगा। चलिए, दोनों ही सही है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता की थी? आपको 3 समितियां हैं, आपको बतानी कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता की थी। राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति, जो राज्यों के साथ बातचीत की जाएगी उसकी समिति की अध्यक्षता की थी। बी, मौलिक अधिकारों पर समिति की अध्यक्षता की थी। 3, अल्पसंख्यकों पर समिति। आपको बताना है ए 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी केवल 3। ऑप्शन को सही से पढ़ें, कथन को। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 2 और 3। 2 और 3 सही हैं। मौलिक अधिकारों पर समिति, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और अल्पसंख्यकों पर समिति, इन दोनों पर की थी। राज्यों के साथ बातचीत के लिए इनका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं था। चलिए, व्याख्या भी देख लीजिए, और जो समितियां हैं उनके बारे में भी आपको पता पड़ जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति, पहला है संविधान प्रारूपण समिति, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला वाला ही है, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जो बनाई गई थी वो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति, मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय सरदार पटेल। ठीक। 6वां, संविधान प्रारूपण की जांच करने के लिए विशेष समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रारूपण समिति की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी
उसके तो जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। 7 नंबर देख, केंद्रीय शक्ति समिति, केंद्र में जो शक्ति होगी उस जो समिति बनेगी उसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर समिति सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर समिति सरदार पटेल। ठीक, इन समिति ये इंपॉर्टेंट समिति है, इनको देख लें तो स्टेट पीसीएस में इजीली पूछ सकता है कि कूट के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्रस्तावना में संशोधन हुए उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला कथन है कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक संवैधानिक संशोधन किया गया है। 2, यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। 3, संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से संशोधित किया जा सकता है। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है वो संविधान सभा के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से संशोधित किया जा सकता है। आपको नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कथन बताने हैं कौन से। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो केवल 1 सही है। ठीक, 1 सही है। क्यों सही है 1, उसको पढ़ लें पहले। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार एक संवैधानिक संशोधन हुआ है, सही बात है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा की थी, नहीं किया गया था, जनता पार्टी उस टाइम नहीं थी। ठीक, मतलब सरकार में नहीं थी, वैसे तो थी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा, अब आप ये बताइए संविधान की जो प्रस्तावना संविधान सभा के सभी सदस्यों की सर्वसम्मति, अगर सर्वसम्मति चले तो फिर 4 इधर चलेंगे 4 इधर चलेंगे तो हो गया फिर। अब वही सदस्य थोड़ी ना है, अब संविधान प्रस्तावना में जो सदस्य पहले थे का वही हैं, नहीं, केवल 1 सही है। ठीक, अब देखिए 2 और 3 गलत क्यों हैं उनको देख लें। क्योंकि पहला नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? 42वां संविधान संशोधन हुआ वो कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था, जनता पार्टी सरकार द्वारा नहीं। पार्टी का नाम याद रखिए, कांग्रेस सरकार। ठीक, 42वां संविधान संशोधन। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन यानी कि समझो जैसे संविधान के किसी भी दूसरे हिस्से में संशोधन एक विशेष बहुमत के साथ किया जा सकता है, सदन के सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से नहीं। किससे किया था? एक विशेष बहुमत के साथ। पॉइंट को नोट करें या समझें। एक विशेष बहुमत के साथ किसमें? प्रस्तावना में संशोधन। अगर आपको प्रस्तावना में संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ना कि संविधान सभा के सदस्यों की सर्वसम्मति। अगर पूछेगा भी तो कैसे पूछेगा कि संविधान सभा में अगर प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ये भी तो कह सकता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत नहीं, कौन सा? विशेष बहुमत। ठीक, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। विशेष बहुमत। ठीक, चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कार्य करती है? जो प्रस्तावना है, नंबर 1, यह इंगित करता है कि सरकार को अधिकार लोगों से मिले हैं। जो सरकार है उसको अधिकार लोगों के द्वारा मिले हैं, ऐसा कथन एक बोल रहा है। नंबर 2, यह उन उद्देश्यों की बात बताता है जो संविधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। नंबर 2। 3,
इससे न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। चलिए बताइए। पहला केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी ऑल ऑफ दी एबव यानी 1 2 3। बताइए कौन सा सही होगा। चलिए ऑल यानी 1 2 3 तीनों ही सही हैं। यह जो प्रस्तावना है वो उसका उद्देश्य यह इंगित करती है कि सरकार के अधिकार जो इंगित करता है सरकार को अधिकार लोगों से मिला है। ठीक, क्योंकि लोग ही सरकार को चुनते हैं। ठीक, लोकतंत्र यह उन उद्देश्यों को बताता है जो संविधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन्हें पहले ही बता देता है आपको किस तरह का न्याय मिलेगा, सब कुछ प्रस्तावना में लिखा है। पर प्रस्तावना हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद सब इसी में आ जाता है। तो ये इन कार्यों को पूरा करने में संविधान को मदद करता है, पूरा करने का प्रयास करता है संविधान। अगला, इससे न्यायपालिका को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। यहाँ से पता पड़ जाता है कि न्यायपालिका को कि क्या पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती। अगर जैसे कोई विदेशी आता है उसको अगर अपने संविधान के बारे में समझना है तो संविधान तो भाई बहुत बड़ा है, पढ़ने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उसे ईजिली समझना है तो भारत की प्रस्तावना को अगर वो सही से पढ़ लेता है तो भारत के पूरे संविधान को ईजिली समझ सकता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि अगर कोई विदेशी आता है और उसे ऐसा संविधान का कौन सा भाग है जो जिसे उसे पढ़ने को बोल दिया जाए और पूरा संविधान समझ जाए, तो कौन सा प्रस्तावना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना के संबंध में संविधान के प्रारूप में सबसे पहले प्रस्तावना को तैयार किया गया था। नंबर 2, संविधान 42वां संवैधानिक संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आपको बताना है कौन सा। केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना 2। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल बी। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप से पहले प्रस्तावना को तैयार किया गया था। भाई कैसे, ठीक, गलत क्यों है उसको भी देखेंगे भाई। चलिए, क्योंकि संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के मसौदे तैयार किए जाने के बाद प्रस्तावना को तैयार की गई थी। समझ जाइए, संविधान के अन्य जो मसौदे थे वो तैयार हो चुके थे। उसके बाद 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, वो बाद में चल के प्रस्तावना बना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, पहला कथन पढ़िए, प्रस्तावना को किसी भी संवैधानिक संशोधन से बदला नहीं जा सकता। याद रखना, क्या बताना है, गलत। ठीक, प्रस्तावना के मूल्यों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के जो मूल्य हैं उनको अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करती है। आपको सही कूट का प्रयोग करना है और ऑप्शन बताना है आपको गलत, ध्यान रखिए। एक कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी 1 और 3। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल 2, 1 और 2।
एक और दो सही है। प्रस्तावना को किसी भी संवैधानिक संशोधन से बदला नहीं जा सकता, गलत बात है भाई, बदला जा सकता है। ठीक। नंबर दो, प्रस्तावना के मूल्यों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। इन दोनों ही बातों को ध्यान रखें। प्रस्तावना को किसी भी संवैधानिक संशोधन से नहीं बदला जा सकता, यही बात गलत है क्योंकि उसे बदला जा सकता है। ठीक। सी मतलब दो, दो तो है ही वही, प्रस्तावना के मूल्यों को अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता, दोनों बात गलत है। नंबर तीन है वो बात सही है। प्रस्तावना के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बात सही है, और इस प्रश्न के अगर उस उद्देश्य से देखें तो ये गलत है। ठीक। प्रस्तावना संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करती है। ठीक। अब देख लिए व्याख्या। नंबर एक गलत है, क्यों गलत है? प्रस्तावना को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है, कथन एक में था कि नहीं बदला जा सकता। ठीक। नंबर दो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्यों को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, यहाँ तक कि अदालतें संविधान के प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का पालन करती हैं। ठीक है। नंबर तीन सही है, क्यों सही है? क्योंकि प्रस्तावना भारत को सार्वभौमिक घोषित करता है। भारत का मुख्य भाग संसद है क्योंकि यह लोगों का एक प्रतिनिधि निकाय है, और इस प्रकार प्रस्तावना संसद की संप्रभुता सुनिश्चित करती है। ठीक। आपको तीनों कथन क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर एक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रस्तावना स्वीकार की गई थी। नंबर दो, प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए संविधान की आकांक्षा बताती है। नंबर तीन, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत के लोगों द्वारा प्रस्तावना को मंजूरी दी गई थी। जनमत संग्रह के माध्यम से आपको बताना है, केवल दो सही है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल दो सही है। प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए संविधान की आकांक्षा बताती है, ये बात सही है। एक गलत है, क्यों है एक, और तीन गलत क्यों है उनको भी हम अभी देखते हैं। चलिए एक गलत है क्योंकि प्रस्तावना संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्यों के प्रस्तावों के आधार पर बनाई गई थी, ना कि 1935 के एक्ट से। ठीक। नंबर एक कथन दो तो सही है, आपको ये पता पड़ गया। कथन तीन गलत है क्योंकि यह माना जाता है कि संविधान भारत के लोगों से अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। यह माना जाता है कि संविधान है वो भारत के लोगों से अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। यह इस तथ्य से भी साबित हुआ कथन तीन गलत है क्योंकि यह माना जाता है कि संविधान भारत के लोगों से अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है। यह इस तथ्य से भी साबित हुआ है कि प्रस्तावना हम भारत के लोगों, ये प्रस्तावना की लाइन है, कि अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। ये बात होती है भारत की प्रस्तावना में। प्रस्तावना को मंजूरी देने के लिए कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था। ठीक। ये बात आप याद रखें। तीन को फिर से पढ़ लें चाहे तो। क्यों गलत था तीन? क्योंकि संविधान भारत के लोगों से अपना प्राधिकरण प्राप्त करता है, भारत के लोगों से संविधान। यह इस तथ्य से भी साबित हुआ कि जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि हम भारत के लोगों की अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। प्रस्तावना को मंजूरी देने के लिए कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा ऑब्लिक से कथन गलत हैं या हैं? नंबर एक, राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र से एक व्यापक अभिव्यक्ति है। नंबर दो, राज्य अपनी शक्तियां केंद्र के साथ बांटते हैं। राज्य अपनी शक्तियां केंद्र के साथ बांटते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश जो कहीं से ले लिए जाते हैं, जैसे कोई मान लो जैसे बांग्लादेश या नेपाल से कोई ले ली
ले लिया जगह, तो वो उनका नियंत्रण कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र मतलब केंद्र के हाथ में होता है। आपको नीचे दिए गए कूट में बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो और तीन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इजीली तो पता पड़ेगा तीनों तो सही नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो केवल एक, यानी केवल एक सही है। जो राज्य है ना, राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र के लिए व्यापक अभिव्यक्ति है, ये बात सही है। सॉरी, ये बात गलत है। राज्यों का जो संघ है भारत के, पूछा गया था प्रश्न में, देखिए गलत पूछ रहा है, गलत है। राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र से एक व्यापक अभिव्यक्ति है, नहीं। 2 और 3 सही है। कैसे राज्य अपनी शक्ति केंद्र के साथ बांटते हैं, सही बात है। और केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेशों का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए केवल एक गलत है, उसको भी हम सही कर लेते हैं। चलिए, क्यों गलत है? भारत का क्षेत्र राज्यों के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। भारत का जो क्षेत्र है ना, राज्यों के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। और क्या कह रहा है इसमें कि राज्यों का संघ भारत के क्षेत्र का एक व्यापक, ठीक है, उल्टा कर दिया। भारत का क्षेत्र होगा राज्यों के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति, ठीक। भारत के क्षेत्र में राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेश शामिल हैं, और दूसरी ओर राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में केवल भारत का राज्य शामिल है। शेष कथन सही है, इस प्रकार कथन एक गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्याय क्षेत्र का अधिकार किसे है? न्याय क्षेत्र का अधिकार किसके? सर्वोच्च न्यायालय, नए क्षेत्र के लोग, केंद्रीय कार्यपालिका और संसद। बताइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर। फिर से देखिए, भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को है, नए क्षेत्र के लोगों को। मतलब भारत में नया क्षेत्र, ठीक है, नया क्षेत्र कौन जोड़ सकता है? तो संसद, ठीक है, संसद नए क्षेत्र को जोड़ सकती है। ठीक है, भारत में नया क्षेत्र जोड़ने का अधिकार संसद को है। चलिए अगला देखिए, राज्य के नाम को बदलने के लिए संसद में कितना बहुमत आवश्यक है? जो राज्य के जो नाम अगर बदलना है तो उसमें संसद को कितना बहुमत चाहिए? नंबर ए, उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत द्वारा। बी, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत और कुल संख्या के आधे से कम नहीं। ठीक, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तत्कालीन सदस्यों में से बहुमत। अब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। राज्यों के अगर नाम बदलना है तो संसद को कितना बहुमत चाहिए? ठीक, चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत के द्वारा। ठीक है, उपस्थित हैं और मत देने वाले अगर बहुमत मिलता है तो उसके द्वारा हम यानी कि संसद उस राज्य के नाम को बदल सकती है। ठीक है, ए, राज्य के नाम को बदलने के लिए अगर संविधान में बहुमत के प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, अगर संविधान में बहुमत के प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसे साधारण बहुमत माना जाता है, अर्थात अधिकांश सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा को बदलने के लिए विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। ठीक है, बी, अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है, केवल। दोनों वर्णों को ध्यान में रखें। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या किसी सीमा को बदलने के लिए जो विधेयक है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
ऐसा कथन एक बोल रहा है, ठीक। और कथन बी बोल रहा है कि अनुच्छेद यानी कि 2(3) के तहत विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है उस पर आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, बी सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो केवल दो सही है। अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक है ना केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है, संसद में, ठीक है, ना कि स्पेशली किसी एक जैसे लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है। अगर राज्य के नाम को चेंज करना है तो विधेयक है वो केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जाएगा। क्यों गलत है उसको भी देख लें। एक गलत है क्योंकि संसद के किसी भी सदन में अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है, ना कि खाली एक ही में विधेयक, चाहे राज्यसभा लोकसभा। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता के प्रावधान बताने आपको। संविधान लागू होने के समय इसे निर्धारित किया था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन होगा। बी यानी 2, नागरिकता के संबंधित मामलों के लिए संसद को कानून बनाने के अधिकार हैं। नागरिकता से संबंधित मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और एक है वो है कि संविधान लागू होने के समय इसने निर्धारित किया था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन होगा। आपको सही कथन बताने केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी एक और ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल यानी कि एक और दो, सी एक और दो दोनों। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोनों। संविधान लागू होने के समय निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। और नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 15वां देखिए, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। संविधान लागू होने के समय, ठीक है, ये दोनों ही हैं इसके आंसर, आपको पता ही पड़ गया। चलिए सी। अगला देखिए, नागरिकता के संबंध में पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता का आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की जो विदेशी नागरिकता का आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 2, भारत के विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं। 3, भारत के विदेशी नागरिक वीजा के बिना भी भारत का दौरा करने के हकदार हैं। आपको बताना है कौन सा सही है, एक और दो, सी 2 और 3, डी यानी कि तीनों। इस प्रश्न का सही आंसर 2 और 3 ही सही है, एक गलत है। यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता का आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। और 2 सही है, भारत के विदेशी नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत के विदेशी नागरिक, ठीक है, और भारत के विदेशी नागरिक वीजा के बिना भी भारत का दौरा करने के हकदार हैं। देखिए एक गलत है क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक भारत के विदेशी नागरिक के लिए पात्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय धारक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नंबर 1, प्रधानमंत्री पूछ रहा है, कार्यालय धारक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब कौन कंपलसरी के भारत का नागरिक होना ही चाहिए, यानी कि विदेशी नागरिक नहीं बन सकता। केवल 3, केवल एक, सी एक और दो दोनों, डी 1 2 3। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो तीनों, यानी कि प्रधानमंत्री भी और केंद्रीय वित्त मंत्री भी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों भारत के पद पर अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों ही को भारत के नागरिक, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। देख लेना, भारत प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री दोनों ही संसद के सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं हैं।
भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं है। इस प्रकार इन तीनों कार्यालयों के हकदार केवल भारतीय नागरिक हो सकते हैं। अगला देखिए, भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड नहीं हैं? भारत में नागरिकता हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड नहीं हैं? ए, किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना। बी, धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना। भारत में काम करने के किसी भी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना। उपरोक्त में से कौन सही नहीं? उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं। भारत में नागरिकता हानि के लिए, ठीक है, मानदंड नहीं। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सी, भारत में काम करने के किसी भी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करना, ये भारत की नागरिकता हानि के लिए मानदंड में से एक नहीं है। तीनों हैं। किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करना, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करोगे, धोखाधड़ी के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करोगे तो आप इसके लिए दंडनीय अपराध साबित कर दिए जाओगे। अगर आप भारत में काम करने के किसी उद्देश्य के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपको दंडनीय नहीं। अब चलिए नागरिकता हानि को भी समझ लें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि नागरिकता की हानि 3 तरीकों से हो सकती है। नंबर 1, आत्मत्याग। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भारतीय नागरिकता का आत्मसमर्पण करता है तो उसकी नागरिकता की हानि हो सकती है। नंबर 2, समाप्ति द्वारा, बाय टर्मिनेशन। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है और भारतीय नागरिकता को आत्मसमर्पण नहीं करता तो भारत की उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त की जाती है, अगर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो। तीसरा और लास्ट देखिए, हरण द्वारा। यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो भारत सरकार व्यक्ति की नागरिकता को रद्द कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दोहरी नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारतीय नागरिक भारत में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिक भारत में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बी, भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताना है कथनों में कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना 2। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो केवल 2 सही है। 2 क्या है कि भारतीय नागरिकता कानूनों के तहत, जो भारतीय नागरिकता कानून है उसके तहत राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनको नागरिकता को प्राथमिकता दी गई है, उनकी जो देश के नागरिकों को प्राथमिकता दी गई है। ये गलत है। क्यों गलत है इसको भी देख लें। ये गलत है क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। और कथन में क्या था? कथन में था कि भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भाई नहीं, क्या कह रहा है? सही क्या है? अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। अगला देखिए, भारतीय मूल संरचना सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर जांच करें। 1, संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अनूप दर्जा है। संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अनूप दर्जा है और संसद द्वारा उन्हें
संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। नंबर 2, विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। आपको बताना केवल एक सही है, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, डी 1 2 3। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ए 2 और 3, 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 में क्या है कि विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो विधायक है उसके द्वारा अगर कोई कानून पारित होता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा उसके अधीन है। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है। ठीक है, और एक गलत है, उसको क्यों गलत है उसको देख लें। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, हालांकि वे इस हद तक संशोधित नहीं किए जा सकते हैं कि संशोधन संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता हो। एक उनकी सीमा रहेगी, ठीक है, मूल ढांचे को हानि ना पहुंचाएं वो तो सही है। तीनों में क्या था गया, तीनों में ये था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अनूप दर्जा है और संसद द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। नहीं, अगर संसद चाहे तो उसमें कर सकती है, सिर्फ मूल ढांचे को हानि ना पहुंचे तो। विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन है, सही बात है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर होती है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन बताना। नंबर 1 कथन है मूलभूत अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं। सभी मूलभूत अधिकार हैं वो केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं। नंबर 2, इनमें से कुछ कानूनी तौर पर लागू होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में हो रही है। संसद इनमें कटौती या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आपको बताना केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2, डी 1 2 3। चलिए इसका जो सही आंसर है 1 और 2 सही, 1 और 2 गलत हैं। ठीक है, 1 और 2 गलत हैं और 3 सही है। 1 और 2 में क्या है, चलिए पहले 3 को पढ़ते। 3 सही है क्योंकि संसद वो इनमें कटौती या निरस्त कर सकती है लेकिन केवल एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। और 1 और 2 गलत हैं। चलिए उन्हें देखें। ये गलत है क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हैं, जैसे अनुच्छेद 15 का 2 और अनुच्छेद 17 उपलब्ध है। ये व्यक्ति की जो मनमानी कार्रवाई है उसके खिलाफ जाते हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार कानून द्वारा लागू होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 301 बी यानी कि 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सी भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। केवल 2 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा 2 और 3। 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 में क्या है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह एक अधिकार मूल अधिकार नहीं है, सही बात है। और 3 क्यों सही है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का है वो संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया। ठीक है, और एक गलत है। 2 क्यों गलत है, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ना कि 301। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंधों में भारतीय संविधान में निहित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधारित भेदभाव के खिलाफ है मौलिक अधिकार। और कानूनों के समझ समानता और कानूनों के समान सुरक्षा करता है। 3 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 5 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। आपको नीचे दिए गए कथनों में बताना केवल 1 2 5 सही है। 2 3 5, 1 2 3 5 और 1 2 3 1 2 4 5। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए इसमें सही है केवल 2 3 5। 2 में क्या है, 2 को पढ़ लें। कानून के समझ समानता और कानून के समान सुरक्षा
इसकी बात करता है। और 3 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है इसके साथ। और 5 धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। और इसमें जो गलत है वो क्यों गलत, 1 और 3 को देखें। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। इस प्रकार कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा। अनुच्छेद 14 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दोनों विदेशियों और भारतीयों में नागरिकों को उपलब्ध हैं। जो धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर ये सबके लिए सही नहीं है। और जो पूछा मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में निहित है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें पहला है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधारित भेदभाव के खिलाफ है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है इसमें। और 4 में क्या है, वाक स्वतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सिर्फ भारतीयों को है। 2 क्योंकि अगर कोई विदेशी पाकिस्तानी आ जाता तो वो तो चिल्लाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यों चिल्लाएगा वो। इसीलिए तो उसे आज़ादी नहीं दी गई है ना विदेशी नागरिकों को, क्योंकि वो उस देश के मूल निवासी हैं, तो ज़्यादातर वो अपनी बजाएंगे। धर्म, जाति, मूल और लिंग के, अब यहाँ पे देखिए पहले में धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, भाई यहाँ का तो उनका जन्म है नहीं ना, इस वजह से 1 और 4 गलत हैं। अगला देखिए उपरोक्त में से कौन सा धर्म की स्वतंत्रता यानी 25 से 28 के अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और नंबर 2 धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता। 3 अल्पसंख्यकों को संस्कृतों का संरक्षण। 4 धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आपको बताना है कि 25 से 28 के बीच में और जो धर्म की स्वतंत्रता है उसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या वर्गीकृत है, बात देखिए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है 2 और 4। 2 और 4 में क्या है कि धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता, ये धर्म की स्वतंत्रता में आता है, यानी कि धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता। और क्या 4 में क्या है कि धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, और जो गलत है उनको भी हम देखते हैं। चलिए देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये 15 में। और धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता, ये 25 में। और अल्पसंख्यकों को संस्कृति का संरक्षण, ये 29 और 30 में। अल्पसंख्यकों को संस्कृति का संरक्षण, ये 29 और 30 में है। जो धर्म के बारे में वो 25 से 28 के बीच में है ना। और धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये 26 में। ठीक है, अगला देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के संदर्भ में कथनों पर विचार। मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होने से पहले उसे राज्य के विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। नंबर 2 है अगले चुनाव की घोषणा तक कार्यकाल रखता है। आपको ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। सही नहीं है, ठीक है, केवल 1, केवल 2, और सी 1 और 2 दोनों, डी ए ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, गलत बता रहा है ना, तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति अपनी नियुक्ति के बाद ही राज्य विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति के बाद ही राज्य विधानसभा में बहुमत साबित कर सकता है। 2 गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में रहता है जबकि अगले मुख्यमंत्री पद पर नहीं नियुक्त होते, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहता है, क्योंकि वो अगले नियुक्त थोड़ी नहीं होते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, नियुक्ति। अगले चुनाव की घोषणा तक कार्यालय रखता है। और मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति होने से पहले अपनी राज्य विधानसभा में अपने नियुक्ति थोड़ी नहीं होती उसकी। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।